तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी 2004 कॉन्ट्रैक्ट 2 की, उसका एक क्वेश्चन रह गया था, शॉर्ट क्वेश्चन 4। जो क्वेश्चन था प्रतिज्ञा और बंधक के बीच में अंतर बताना था। ठीक है, चलिए तो उदाहरण के साथ इसमें अंतर भी हम देखते हैं और जानते हैं कि प्रतिज्ञा और बंधक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन देखिए। प्रतिज्ञा और बंधक दोनों वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय ऋण संस्थानों द्वारा प्राप्त किए गए ऋण के खिलाफ संपार्श्विक के रूप में उधारकर्ताओं की प्रतिभूतियों पर शुल्क बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जो प्रतिभूतियों पर शुल्क बनाने के, जो उधारकर्ता हैं उनके ऊपर है। ठीक है, शुल्क बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हालांकि प्रतिज्ञा और बंधक के बीच, ठीक है, प्रतिज्ञा है प्लेस, ठीक है, और बंधक है मोर्टगेज। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा का मतलब है प्लेस, ठीक है, और बंधक का मतलब है मोर्टगेज। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी हम देखेंगे। तो अंतर क्या है कि किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण, चाहे बैंक हो, कोई फर्म हो, कोई साहूकार हो, कहीं से भी ऋण की आवश्यकता होने पर हमेशा कुछ प्रतिभूतियों की आवश्यकता होती है। मतलब कि कुछ चीज़ों की, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जब कोई उधारकर्ता ऋण लेने के लिए बैंकों या वित्त कंपनियों के पास जाता है तो बैंक कुछ सुरक्षा मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आप कहीं भी किसी से किसी भी बैंक या कोई वित्तीय संस्थान या किसी व्यक्ति, पर्सन, कोई साहूकार, किसी से भी जब आप ऋण मांगते हैं, मतलब उधारी मांगते हैं, तो वो कहता है कि मैं उधारी तो दे दूं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, भरोसेमंद चीज़ ये होना चाहिए कि तुम मेरा ऋण को लौटा दोगे। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर जैसे आपके पास में वो होता है ना कि सोना पड़ा है, ठीक है, वो अमिताभ बच्चन जो ऐड करता है, जिसकी के घर में पड़ा सोना तो फिर काहे का रोना, सोने को जाकर के भैया बैंक में गिरवी रखो और वहाँ से अच्छे इंटरेस्ट पर पैसे ले लो। ठीक है, तो वहाँ पर सोना जो है, ठीक है, वही सुरक्षा की तरह वहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, और सीधा सीधा डायरेक्ट ये भी होता है कि अगर आपके पास में सोना चांदी कोई ज्वेलरी है तो जाकर सुनार के पास जाइए। ठीक है, वो उस पर कुछ ब्याज बताएगा आपको और पैसे आपको दे देगा। ठीक है, और जब आप उन पैसों को यूज़ कर लेंगे, पैसे आपके पास में आ जाएंगे, तो पैसों को दे करके आओ और अपने सोने को, जो भी ज्वेलरी, जो चीज़ है जिसको रखा है, वो ले आइए। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर होता है और दोनों का कारण भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो और ऋण और सुरक्षा के प्रकार के आधार पर बैंक या अन्य वित्त कंपनियां उन सुरक्षा परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाती हैं और फिर ऋण स्वीकृत करती हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें उनके पास में तुम गिरवी रखते हो, ठीक है, तो वो गिरवी और बंधक में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, गिरवी और बंधक में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, गिरवी और गिरवी जो होती है वो चीज़, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपकी चीज़ को गिरवी रख रहा है ना, तो वो उसको अपने कह सकते हैं कि एक लॉकर में बंद करके रख देगा। ठीक है, और बंधक का भी मतलब यही होता है। बस ये है कि जो चलत संपत्ति होती हैं उनको बंधक किया जाता है और जो अचल संपत्ति होती हैं, ठीक है, उनको गिरवी रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पर बात चल रही थी बंधक की और प्रतिज्ञा की, मतलब प्लेस की। चलिए, प्रतिज्ञा बनाम बंधक, ठीक है, तुलना देखते हैं दोनों की। देखिए, तुलना का आधार भी यहाँ पर दिया गया है, आराम से पढ़ते हैं। देखिए, तुलना का आधार है अर्थ के आधार पर। देखिए, प्रतिज्ञा जो है गिरवी, प्रतिज्ञा मतलब गिरवी चल संपत्तियों पर चार्ज बनाने की एक विधि है। मतलब जितनी भी चल संपत्तियां हैं, जैसे तुम्हारे पास में बस है, कार है, ठीक है, कोई और ऐसी वस्तु है जो चल संपत्ति है, ठीक है, उसको अगर आप गिरवी रखते हैं तो उस पर क्या होता है, चार्ज लगता है। ठीक है, अब ये क्या है, गिरवी रखना। बंधक अचल संपत्तियों पर प्रभार बनाने की विधि है, जैसे कि मकान हो गया, घर हो गया, ठीक है, और कोई प्लॉट हो गया, ठीक है, सोना चांदी, ये सब। उसके बाद में अर्थ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि ये जो प्रतिज्ञा है वो धारा 172 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972, ठीक है, इसमें आता है। और ये धारा 58 संपत्ति अधिनियम 1982 का हस्तांतरण है। संपत्ति का कब्जा, देखिए, ऋणदाता वित्तीय संस्थान, या तो ऋणदाता मतलब जो तुम्हें उधारी दे रहा है वो इस पर कब्जा करेगा, या फिर कोई बैंक संस्था, वो है वित्तीय संस्थान जिससे आप ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पर है कि जो कर्जदार है, ठीक है, और जो देनदार है, मतलब जो आपको कर्ज दे रहा है, जो देनदार है, यहाँ पर उसका हक होता है।
आपकी संपत्ति को या फिर कोई भी चीज़ है उसको रखने का। अब संपत्ति क्या होती है, यहाँ पर चल संपत्ति होती है, यहाँ पर अचल संपत्ति होती है। ठीक है, गुणों का उदाहरण देखिए, चल संपत्ति में कौन कौन सी आती हैं? सोना, शेयर, NSC, FD, बीमा पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, और इसमें भूमि और भवन, घर या अपार्टमेंट, मशीनरी या संयंत्र। ठीक है, अब ऋण का उदाहरण देखिए, स्वर्ण ऋण, सोने पर लिया हुआ ऋण, NCC, FD, LIC पर ऋण। ठीक है, और यह है आवास ऋण, मतलब कि घर बनाने पर या फिर घर के ऊपर आपने अपना मकान गिरवी रखा और पैसे ले लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है प्रतिज्ञा और बंधक के बीच में अंतर। देखिए, गिरवी और बंधक को संपत्ति के प्रकार, कब्जे, उधारकर्ता या ऋणदाता के अधिकार आदि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है, जिन्हें नीचे समझाया गया है। चलिए तो नीचे चलते हैं। देखिए, अर्थ और परिभाषा के आधार पर हम जानेंगे। देखिए, गिरवी आमतौर पर उपयोग किया जाता है, गिरवी आमतौर पर उपयोग किया जाता है जहां चल संपत्ति जैसे ऋण का लाभ उठाने के लिए शुल्क बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर बंधक का उपयोग तब किया जाता है जब प्रदान की गई प्रतिभूतियां ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा एक अचल संपत्ति होती है। मतलब कि जो गिरवी रखी गई जो चीज़ होती है, ठीक है, तो उसका जो जिसके पास आपने गिरवी रखा है, ठीक है, उसका वो उपयोग करके ही तो आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, और बंधक में क्या है? बंधक में ये है कि जो चीज़ को उसने बंधक बना लिया है उसके बाद में आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और जानकारी। बैंकिंग में प्रतिज्ञा क्या है? देखिए, दूसरे शब्दों में एक बंधक का उपयोग तब किया जाता है जब उधारकर्ताओं द्वारा दी गई प्रतिभूतियां पृथ्वी से जुड़ी हों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हों। ऐसी प्रतिभूतियों को अचल संपत्ति या संपत्ति के रूप में जाना जाता है और इनको ही बंधक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रतिज्ञा को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 172 के तहत परिभाषित किया गया है। क्या? जबकि बंधक को संपत्ति अधिनियम 1882 के हस्तांतरण की धारा 58 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा 172 के अनुसार है और इसकी परिभाषा धारा 58 के। ठीक है, दोनों अधिनियम एक ही है, 1872 और 1882। ठीक है, ये 1872 में है, ये 1882 अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार की संपत्तियों पर ये लागू होता है? देखिए, सबसे पहले गोल्ड, शेयर, NCC, नेशनल सेविंग स्कीम्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि चल संपत्तियों को गिरवी रखना, ठीक है, इसके अंडर आता है। दूसरी ओर अचल संपत्तियों पर बंधक लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ भी जो निश्चित है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उदाहरण के लिए भूमि और भवन, घर, संयंत्र और मशीनरी आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है संपत्ति पर कब्जा के आधार पर हम देखते हैं कि जब संपत्ति या सामान किसी बैंक या वित्त कंपनी द्वारा गिरवी रख लिया जाता है तो संपत्ति या सामान बैंक, वित्त कंपनी या स्वयं ऋणदाता की हिरासत में होता है। ठीक है, जब उन्होंने आपकी किसी भी चीज़ को गिरवी रख लिया है तो जो ऋण देने वाला है उसी के अंडर में वो चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि उधारकर्ता अभी भी अपने माल के लाभों का मनोरंजन कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने शेयरों को गिरवी रखता है, तब भी वह अपने शेयर्स, स्टॉक जैसे लाभांश, पूंजीगत शेयरों की कीमत में वृद्धि के कारण के लाभों का मनोरंजन कर सकता है। ठीक है, आगे है दूसरी ओर यदि संपत्ति बैंक और ऋणदाताओं द्वारा गिरवी रखी जाती है तो संपत्ति उधारकर्ता के पास रहती है। हालांकि संपत्ति के कानूनी कागजात बैंकों के पास रखे जाते हैं। इसके अलावा भले ही उधारकर्ता की संपत्ति बैंक के पास गिरवी हो, पर फिर भी वह अपना घर या अपार्टमेंट किराए पर दे सकता है, लेकिन वह अपनी संपत्ति बेच नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं ऋण के उदाहरण, मतलब उधार जो है वो किस किस तरह के होते हैं। देखिए, गिरवी और गिरवी के बीच के अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। देखिए, जब आप किसी बैंक या वित्त कंपनी से ऋण प्राप्त करते हैं, मतलब कि उधार लेते हैं, तो अपना सोना, सावधि जमा, शेयर, LIC आदि गिरवी रखते हैं।
फिर बैंक या वित्त कंपनियां ऋण स्वीकृत करने से पहले आपकी व्यक्तिगत संपत्ति, सोना, शेयर, सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अपने पास में रख लेती हैं। दूसरी ओर जब आपको अपनी भूमि या भवन या घर के बदले आवास ऋण की आवश्यकता होती है तो आपकी संपत्ति बैंक वित्त कंपनी के पास गिरवी रख दी जाती है ताकि गृह ऋण प्राप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, देखिए गिरवी और बंधक, ठीक है, दोनों का जो यूज है दोस्तों वो उधार लेने के लिए किया जाता है। देखिए आपके पास में कोई ऐसी संपत्ति है कि वो चल संपत्ति है, ठीक है, तो आप किसी के पास में जाइए कि भैया देखो मेरे पास में ये सोना है, ठीक है, और इसको आप रख लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है पैसों की आवश्यकता, ठीक है, आप इनको रख लीजिए और मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है, मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, आप मेरी चीज़ को वापस कर देना। तो वो कहेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो वो आप कहोगे कि भैया मैं आपको जो आपके 10,000 रुपये ले रहा हूँ 2 महीना बाद मैं उनको 10,500 रुपये आपको वापस दूंगा, ठीक है। तो अब उसने आपकी चीज़ को गिरवी रख लिया और आपको पैसे दे दिया। अब देख लिया आप इसमें देख रहे हैं कि आपने जो चीज़ अपनी गिरवी रखी है अब आप उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कोई चीज़ दिया आप उसका यूज नहीं कर सकते, आपने उसके पास में गिरवी रख दिया है। अब आती है यहाँ पर चल संपत्ति, ध्यान रखा, अब यहाँ पर है बंधक, ठीक है, आपने सोचा कि आपको पैसों की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, कि आप किसी के पास जाएंगे, भैया हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो कहेगा 1 लाख रुपए तो मैं दे दूं लेकिन वापस कैसे करोगे, मैं कैसे विश्वास कर लूं, तो आप कहोगे कि भैया देखो ये है मेरे घर के कागजात, ठीक है, ये कागजात मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा घर वो रहा, अगर मैं आपसे 1 वर्ष के लिए आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, अगर आपसे 1 लाख रुपए मैं आपको ब्याज समेत 1 साल वर्ष बाद अब अगर वापस नहीं करता हूं तो आप इन कागज़ों को मुझे वापस मत देना और ये कागज़ आपके और घर भी आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने उसके कागज़ों को ले लिया, उसके घर को बंधक बना लिया, लेकिन वो 1 साल तक इसी घर में रहेगा जब तक उसके पैसे नहीं लौटा देगा। अगर 1 साल अवधि पूर्ण हो जाने के बाद अगर व्यक्ति उस 1 लाख रुपए को वापस नहीं करता है तो वो जिसके पास वो बंधक उसके कागज़ रखे हुए वो आएगा और उसको घर से कह देगा भैया तुम जाओ ये घर मेरा हो गया, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए जो 1 वर्ष की अवधि के लिए लिए थे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि अब यहाँ से मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर 3 प्रमुख जो अंतर हैं वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। कौन से? नंबर 1 देखिए, गिरवी का उपयोग चल संपत्तियों पर शुल्क बनाने के लिए किया जाता है, जबकि अचल संपत्तियों के मामले में बंधक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो पहली चीज़ थी वहाँ पर उसने क्या किया, उस पर वो क्या कर रहा है, ठीक है, संपत्ति बना रहा है, लेकिन दूसरे में जो कागजात उसने ज़मीन के रख दिए थे वो बंधक के रूप में उसने रखे थे। दूसरा पॉइंट है, गिरवी के मामले में माल ऋणदाताओं के पास रखा जाता है, मतलब कि जिससे आप पैसे ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, उसके पास में रखा जाता है, जबकि गिरवी रखी गई संपत्तियों को उधारकर्ता के पास ही रखा जाता है। बल्कि जबकि जो बंधक दी जाती है चीज़ों को, ठीक है, तो उसके कोई मतलब जैसे कागजात वहाँ पर रख दिए उस पर उसका हक हो गया, ठीक है, लेकिन उसको यूज वही करेगा जिसने ऋण लिया है। आगे गिरवी रखे गए उदाहरण गोल्ड, एफडी लोन, एसएससी, एलआईसी आदि हैं। दूसरी ओर होम लोन, मॉर्गेज लोन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड प्लेज था और मॉर्टगेज। ठीक है दोस्तों, मतलब कि गिरवी और बंधक। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। अब तो हमारा जो मोस्टली सारा पेपर है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ में जो कि 2005 के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ।